क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत सारी चीज का बेसिस है, इस वजह से इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया जो है ना, उसने अडॉप्ट किया है कि वो 5 ईयर प्लान के थ्रू इनैक्ट करेगा, लागू करेगा, ठीक है। मतलब कि जब भी इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आएगा, कोई डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क आएगा, कोई इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क आएगा, इंडिया को क्या करना है, नहीं करना है, किस सेक्टर में काम करना है, किस सेक्टर में काम नहीं करना है, ठीक है, कहाँ कितना ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कितना डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, नहीं करना है, इन सारी चीजों को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ये सारी चीजें प्लान होती हैं एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम अब हिंदी में बदल के कर दिया गया है नीति आयोग, ठीक है। तो देश की नीति क्या होगी, देश किस हिसाब से काम करेगा, किन किन सेक्टर सॉरी किन किन सेक्टर से गवर्नमेंट काम करेगी, किन किन सेक्टर से गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एरिया है, कौन कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है, किस फ्रेम ऑफ टाइम में सरकार का क्या प्रायोरिटी एरिया रहा या क्या प्रायोरिटी एरिया रहेगा, ये सारा कहां से डेवलप होता है, ये सारा हमें डेवलप करना होता है। ये सारी बातें कहां हैं? प्लानिंग कमीशन के अंदर, ठीक है। तो जो चैप्टर का बेसिस है, वो चैप्टर का बेसिस एक्चुअली क्या है कि ये अपने को बताएगा कि इंडिया के 5 ईयर प्लान जो थे, जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन के जाने के बाद इंडिया ने जो 5 ईयर, देखो ये सीरीज हिरार्कियल ऑर्डर में चल रही है। पहला चैप्टर अपन ने क्या पढ़ा कि इंडिया को ब्रिटेन ने छोड़ा, तो जब इंडिया को ब्रिटेन ने छोड़ा तो इंडिया की क्या हालत थी, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि भाई इंडिया के एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, इंडिया के इंडस्ट्री की क्या हालत थी, इंडिया के ऑक्यूपेशन की क्या हालत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टोरल रीडिंग हमने करी। अब ये चैप्टर वहां से और आगे बढ़ा, ठीक है, मतलब अब ब्रिटिश एडवेंट खत्म हुआ, ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर हटा, ब्रिटिश रूल हटा, अब इंडिया का पावर किसके हाथ में है? इंडियंस के हाथ में है, ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो भी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी, तो ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, उसका मॉडल पूरा कंप्लीट हुआ, मॉडल कंप्लीट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ये सब कब हो गया, कब तक हो गया, तो बताओ कब तक हो गया ये सारा काम? 1949 तक, ये 47 में तो इंडिपेंडेंस हुआ, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम चल रहा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था ना। 1950 में तो इनैक्ट हो गया ना, काम तो उससे पहले कंप्लीट हो गया। 1949 में नवंबर में सब कुछ ओके हो गया, ठीक है, सारी चीजें डिजाइन कर ली गई, सारा ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया नवंबर में 1949 में, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब वेट किया जा रहा था एक डेट का, ठीक है, कि जिस डेट से इसको क्या कर दिया जाए, इनैक्ट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो वो डेट आ गई अपनी 26 जनवरी 1950। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हुई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हुए जो आए, बहुत सारे आर्टिकल्स हटाए गए, जो भी हुआ, ठीक है। 1950 के बाद से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा का पूरा प्रॉपर चलने लगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सेटअप ले लिया अपना और गवर्नमेंट चलने लगी। अब गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा ये आया कि भाई हमें देश को चलाना है, और देश को चलाने के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग से काम नहीं कर सकते। मतलब कल प्लान किया, परसों काम किया, फिर अगले दिन प्लान किया, फिर अगले दिन काम किया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें प्लान करने का एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि भाई इतने दिन, मतलब कि हमें एक लंबा टाइम स्पैन लेना पड़ेगा, और उस टाइम स्पैन को पहले प्लान करना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर हमें करना क्या है। क्लियर है, बात समझ में आती? तो कंसेप्ट आया कि हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे। मतलब प्लानिंग कितने सालों की होगी? विगत आने वाले 5 सालों की प्लानिंग हम कब करके रखेंगे? अभी करके रखेंगे, ताकि हम उसके हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाए, उसके हिसाब से चीजें एलोकेट कर पाए, और फिर आगे देश के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। हाँ ठीक है, मान लिया कि 5 ईयर प्लान में जो चीजें आ गई हैं वो ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई चीजें 5 ईयर प्लान में लाई जानी है तो उसको हम लाएं।
ठीक है, लेकिन एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर अपने पास होना चाहिए कि हमको इन ब्रॉड चीजों के ऊपर क्या करना है, काम करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं काउंटर्स बनाना। काउंटर्स का मतलब क्या होता है बेटा? काउंटर्स का मतलब होता है कि एक ऐसे एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना कि इसके भीतर की चीजें तो करनी ही करनी है। ठीक है, काउंटर्स ऐसे बनते हैं, कोना बनाना, ठीक है, कि इसके अंदर हमें सारा का सारा काम करना है। ठीक है, और उसके अलावा आउट ऑफ द काउंटर्स अगर कुछ करना पड़ेगा तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर जरूरत हमें लगती है वो करने की तो वो हम करेंगे ही करेंगे। ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का, ये था हमारे डेमोक्रेटिक कमिटी का पूरा सेटअप जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के अंदर किया। तो अभी हम लोगों को चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें चैप्टर में यही पढ़ना है कि भाई हमारे 5 ईयर प्लान्स जो थे, जो ब्रिटेन के जाने के बाद अर्ली 5 ईयर प्लान्स हमारे जो थे, 5-5 सालों का जो समय था, उसमें इंडिया ने क्या खोया क्या पाया? ठीक है, क्या वो सारे 5 ईयर प्लान्स इंडिया ने जैसे प्लान किए वैसे ही चले, या उनमें कुछ फायदा इंडिया को हुआ जो इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या जो एक्सपेक्टेड चीजें भी थी वो हो पाई, या कहीं पे उनमें कोई लैकुनाज रह गई, कोई कमी रह गई? इनसे रिलेटेड बातें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बेसिस से कि ये आपके एग्जाम का भी चैप्टर है, और इस बेसिस से भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोलता है इकोनॉमिक प्लानिंग। बोलता है इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, सबसे पहले ही लाइन में आ गया क्या? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में कौन है या कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के अंदर? कौन लोग होते हैं प्लानिंग कमीशन के अंदर? कुछ आइडिया? प्लानिंग कमीशन को हेड कौन करता है? पीएम। जो उस समय पीएम होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंट्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट 4 सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंडिया का सेक्टर है, ठीक है, वो मेडिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, साइंस हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती? बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे इकोनॉमी की प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में हम डिसाइड करके रख रहे हैं। बोलता है इज अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, देखो साफ साफ लिखता है सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब प्लानिंग कमीशन पूरे इंडिया का एक होगा या अलग अलग होगा? एक सेंट्रल अथॉरिटी है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी like planning commission India after independence sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time। क्या हुआ ना, जब इंडिया आजाद हुआ तो अपने पास में ये स्कोप नहीं था कि हम आराम से चीजों को होने दें जैसे ये हो रहा है। ठीक है, मतलब एज इट वाज गोइंग, इंडिया के पास में ये स्कोप नहीं था कि चीजों को वैसे होने दिया जाए या छोड़ दिया जाए जैसा वो हो रहा है, बिकॉज इंडिया के पास में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का स्कोप गड़बड़ था, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, इंडिया के पास एजुकेशन, हेल्थ, मतलब कि सारे सेक्टर में इंडिया को बहुत ज्यादा कंसिडरेबल काम करना था, और ऐसे कंसिडरेबल काम के लिए ये जरूरी था कि टारगेट्स बनाए जाएं, और टारगेट्स को उनके टाइम लिमिट के अंदर पूरा करने की पूरी भरसक कोशिश की जाए, वरना हम बहुत जल्दी एक डेवलपमेंट के फेज में पहुंचने वाले नहीं थे, और इंडिया को डेवलपमेंट की बहुत अर्जेंट नीड थी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो एक सेक्टोरल जो एरिया था, जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था, वो बहुत बढ़िया नहीं था, एंड देयर वाज अ इमेंस नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन एवरी पार्ट, हर पार्ट पे जरूरत थी कि डेवलपमेंट हो। तो भाई सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि डेडिकेटेड कमिटी बनानी पड़ेगी, सरकार ने बोला कि डेडिकेटेड टारगेट्स लेने पड़ेंगे, और उसी लिए प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बोलता है द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। क्यों? हमारे पास सारे रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं है, और रिसोर्सेज अगर स्कार्स हैं, उन स्कार्स रिसोर्सेज से अपन को चाहिए कि हम अपने सारे नीड्स को फुलफिल करें, तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, वरना क्या होगा? वरना जनता के बीच में मार होने लगेगा।
ठीक है, अगर रिसोर्सेज आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो क्या होगा, दो लोग जिनमें से जो एक ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे के रिसोर्स को भी क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। तो द रिसोर्सेज आर टू बी सो रेशनली का मतलब बोलता है ऑप्टिमली यूटिलाइज दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज along with GDP ग्रोथ। दो पॉइंट हमारे इंडिया के प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सोशल वेलफेयर और दूसरा जीडीपी ग्रोथ। ना इसके बिना इंडिया पार पा सकता है और इसके बिना तो पार पाना मुश्किल ही, ठीक है। सोशल वेलफेयर नहीं करेगा उस टाइम भी मतलब कि हम कब की बात कर रहे हैं, 1950-51 की बात कर रहे हैं। 50-51 में भी सोशल वेलफेयर इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना 2020-21 में, ठीक है। और इंडिया इस चीज से आज भी नहीं निकल पाया, और प्लस ये तो उस टाइम भी जरूरी था और ये तो अभी भी जरूरी है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ के बिना इकोनॉमी सर्वाइव कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। आई इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग में प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, कहीं की भी प्लानिंग हो प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब भी होता है प्लानिंग प्रायोरिटी पे ही होती है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए जब आप प्रेमाइसेस ढूंढेंगे कि कहाँ किस चीज की प्लानिंग करनी है तो प्रायोरिटी तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से नेशनल प्रायोरिटी, राष्ट्रीय संबद्धता कहाँ जरूरी है किस चीज पे, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी कैसे होगी और उसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, यही प्लानिंग कहलाती है। यही प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो देश के कम और कमतर रिसोर्सेज, संसाधनों को इस तरीके से हम लोग प्लान करें, ऐसी एक्टिविटीज में लगाएं जो नेशनल प्रायोरिटी है, पर्सनल प्रायोरिटी नहीं। क्योंकि अगर पर्सनल प्रायोरिटी पे हम काम करने लगेंगे तो कियोस फैलने लगेगा, सारे तरफ सिटीजन एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा अनसिस्टमेटिक क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा पूरे के पूरे देश में। आगे, इन इंडिया the idea of economic planning became a reality with the setting of planning commission in year 1950। 1950 ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग कमीशन का सेटलमेंट कब हुआ था। ये आपको कुछ डेट्स ऐसी हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। प्लानिंग कमीशन का इंडिया में सेटलमेंट हुआ था 1950। उससे पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर ही डिजाइन नहीं कर पाए थे ना, उससे पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर ही डिजाइन कर रहे थे, उससे पहले हम अपनी लीगलिटी डिजाइन कर रहे थे, फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। जब हमने वो सारी चीजें डिफाइन कर ली तब अपने पास में ये चीज आई कि भाई अब देश कैसे चलेगा, ठीक है। उस टाइम तो देश की संरचना डिसाइड कर रहे थे 1950 से पहले। 47 से लेके 50 के बीच में हमने सिटीजन के बारे में कहा देखा। 47 से 50 तो सरकार ये डिसाइड करने में चला गया सरकार का कि भैया देश कैसे चलाएंगे, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम क्या होगा, लीगल सिस्टम क्या होगा, लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या होगा, ठीक है। अपेक्स कोर्ट क्या होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होगा, गवर्नमेंट सेटअप क्या होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, ठीक है। प्रोविंसेस बनेंगे या स्टेट्स बनेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ फ्रेमवर्क डालेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया ऑफ स्कोप ऑफ स्प्रेड कितना होगा, ये पूरे इंडिया को कवर करेगा, ठीक है। स्टेट को कवर करेगा, कैपिटल्स को कवर करेगा, लॉ को कवर करेगा, जुडिशियरी को कवर करेगा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका क्या करेंगे, उनको कैसे इंडिया के अंदर मिलाएंगे। 47 से 50 तो इंडिया इसी के चक्कर में घूम रहा था। 50 के बाद भारत के नेताओं को होश आया, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई इन चीजों को तो निपटा लेंगे, पहले अब जनता के बारे में सोचे कि जनता क्या करेगी, ठीक है। जनता को किस तरीके से संभालना है, ठीक है। जनता के लिए क्या करना है, ये 1950 के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया, ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर, इनका पूरा नाम पीसी महालनोबिस है, यहाँ पे महालनोबिस सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लानिंग कमीशन has now been abolished। abolished नहीं कहेंगे उसको भाई, उसका नाम बदल दिया गया, रीनेम्ड लिखना चाहिए था उसको, यहाँ पे abolished नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के अब सिर्फ क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। बाकी काम धंधा सब उसका सेम है अभी भी, ठीक है। नीति आयोग, द रोल ऑफ नीति आयोग is to make such policies that accelerate the pace of GDP growth, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? सोल ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। कैसे होगा? जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, ठीक है, कैसे होगा? प्लानिंग बढ़िया, देखो कितना सब्जेक्टिव आंसर है, प्लानिंग बढ़िया करना पड़ेगा बेटा, प्लानिंग कमीशन ही है, ठीक है, प्लानिंग के लिए बैठा है तो बढ़िया ही करेगा, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ, ऐसे बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, देखो बहुत सारे आंसर्स आने लगेंगे इसके, ठीक है। कोई सीधे के सीधे एक्सपोर्ट पे चला जाएगा, कोई सीधे बोलेगा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा दीजिए, कोई बोलेगा वेलफेयर स्टेट बढ़ा दीजिए, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। कोई बोलेगा फिजिकल एमिनिटीज दे दीजिए, कोई बोलेगा इंडिविजुअल एमिनिटीज बढ़ा दीजिए, कोई बोलेगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, ठीक है। तो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है उस समय, जिस समय की प्लानिंग की जा रही है, द पीरियड अंडर कंसिडरेशन प्रायोरिटी। मतलब अगर इंडिया आज से 50 साल पहले की प्लानिंग कर रहा था, उस टाइम का प्लानिंग कमीशन और आज के प्लानिंग कमीशन के एटीट्यूड में क्या होगा? डिफरेंस होगा, उसके सोचने के तरीके में, उसके प्रैक्टिकलिटी में, उसके अपीयरेंस में, एप्लीकेशन में, ठीक है, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के वर्क करने के कल्चर में, विजन में, मिशन में, वैल्यूज में, सभी चीज में क्या होगा? डिफरेंस होगा, ठीक है। बिकॉज इंडिया तब जो था, इंडिया आज वो नहीं, ठीक है। तो प्रायोरिटीज बदलेंगी तो प्लानिंग भी बदलेगा, ठीक है। प्रायोरिटीज चेंज होंगी तो प्लानिंग चेंज होगा, सेक्टर्स चेंज होंगे तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, लेकिन बेस में क्या रहेगा? व्हाट विल बी इन द बेस? जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ये इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा जीडीपी ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ ये इंश्योर करेगा कि हमारे पास में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, बढ़े कि घटे? बढ़े, ठीक। आइए आगे बढ़। क्या हो गया? अच्छा, वो हड़बड़ा रहा था। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, in the Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in the concurrent list of 7th schedule। ठीक है, ये बात क्यों लिख दिया? और ये बात लिख दिया तो इस बात को समझा दिया जाए, ठीक है। हमारे पास में 3 शेड्यूल है, हमारे पास में 3 लिस्ट है बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, पता है कौन कौन से लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरा पंचायत लिस्ट। अरे वो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सिविक्स पूरे गोल है, ठीक है। कहता है कि बत्ती टीपेंगे, वोट हम ही देंगे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है क्या हुआ, अभी तक हटा ही नहीं। वोट दिया भी है तुम क्या? 18 साल का हो गया? अरे लड़का हम कुछ जा कह रहे, मुझे क्या पता कि तुम कितने साल के हो, ठीक है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, वोट तो हम भी दिए, मेरा भी नहीं हटा है, ठीक। चलो, किसका डाला होगा यार, कैसे नहीं डाला होगा, मैंडेटरी सेल्फी था। चलो खैर, बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट के 7 शेड्यूल में बातें लिखी हुई हैं। देखो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट ऐसा होता है जो मैटर्स यूनियन लिस्ट के अंदर लिस्टेड होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पे जो नियम बनेगा या जो रूल बनेगा, रेगुलेशन बनेगा, कानून बनेगा, वो केंद्र सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट जो चीजें होंगी, जो भी उसके अंदर लिस्टेड चीजें होंगी, उसका पूरा का पूरा विधि विधान कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का अधिकार होगा, लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट आ गया तो सेंट्रल का जो पावर होगा वो सुपरपोज किया जाएगा या इंपोज किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है? तो प्लानिंग कमीशन का नाम कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, उसके शेड्यूल में, प्लानिंग कमीशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स क्या किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना अभी नहीं है फिलहाल,
ये कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट के 7th शेड्यूल के अंदर आपका पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई है। आगे बोलता है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर्स ऑफ द एक्टिविटी। प्लानिंग के अंदर इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह की बातें हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, trade and the examples of economic spheres, education, health, housing etc. are the social spheres। बोलता है इंडिया में जब प्लानिंग होती है, जब डिसीजन एरिया होता है, तो डिसीजन एरिया सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजंस के एरिया पे ही डिसीजन नहीं होता है, डिसीजंस जो है वो सोशल डेवलपमेंट के एरिया पे भी डिसीजन हमारे प्लानिंग कमीशन के एम्बिट में आता है। ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन इन चीजों पे भी डिसीजन लेने को योग्य है, वो डिसीजन ले सकता है। आगे बोलता है प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। जहां हम लोग किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे ना बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर पे भी प्लानिंग की जाए ग्रोथ की और सोशल सेक्टर पे भी प्लानिंग की जाए ग्रोथ की, वैसे प्लानिंग सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? मतलब कि सारे स्फीयर्स को, सारे एरियाज को वो क्या करके चल रहा है? कवर करके चल रहा है। ठीक है, बोलता है नीड फॉर प्लानिंग। इंडिया में प्लानिंग की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ा बताया भी आपको। बोला कि इंडिया में सारी की सारी चीजें क्या थी? बाहर कौन है? अच्छा, ठीक ठीक। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। बोलता है इंडिया को प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो बोलता है इंडिया में द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज एज लो एंड बैकवर्ड एज वाज अ वेरी ब्लीक एंड वेरी बैकवर्ड। ठीक है, बहुत ब्लीक था, बहुत बैकवर्ड था। तो उस चीज से बचने के लिए फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग स्फीयर। हमारे पास में एक प्रॉपर प्लानिंग स्फीयर की जरूरत थी। दैट्स व्हाई प्लानिंग कमीशन का क्या किया गया? सेटअप किया गया। बोलते हैं इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और इसको पुश करने के लिए, इसको बढ़िया करने के लिए, चलाने के लिए क्या जरूरी था? The level of output and productivity were low। इंडिया का आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कम था and it was stagnant as the GDP growth was steady। GDP ग्रोथ बहुत कम था। अगर एक डेडिकेटेड ऑफिस नहीं बनता, अगर एक डेडिकेटेड कमिटी नहीं बनाई जाती, तो जल्दी से जल्दी इंडिया को अपलिफ्ट करना, ठीक है, मुश्किल था। इसीलिए प्लानिंग कमीशन की नीड पड़ी इंडिया को। बोलता है सच एन economy could not be left in the market to the market forces of demand and supply to trace its path of growth and development। It needed a big push of investment supported by the government, hence the recourse to economic planning। बोलता है एक ऐसी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे जहां से मार्केट में सीधे चले जाना, ठीक है, इकोनॉमी को, लोगों को डायरेक्टली डिमांड सप्लाई सिचुएशन में छोड़ देना, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना पब्लिक का वेलफेयर इमेजिन कर लेना मुश्किल था। ठीक है, और इसी मुश्किलात से निकलने की वजह से, ठीक है, या निकलने के लिए इंडिया को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, और वो सिस्टम बन के निकला कैसे? प्लानिंग कमीशन के रूप में। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोलता है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। Directive planning refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system does not go wayward from the state of equilibrium। बोलते हैं डायरेक्ट प्लानिंग क्या होती है? डायरेक्टिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है ना जिसमें हम सिर्फ मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट को, ताकि डिमांड सप्लाई फोर्सेस क्या हो सके? कंट्रोल रह सके। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है? बोलते हैं ऑन द अदर हैंड refers to a system in which government herself participates in the process of growth and development। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग बहुत कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बहुत कुछ
या तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है या मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है, ठीक है। बेसिकली सोशलिस्ट भी नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है। बोला कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव में क्या होता है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, और सबको जब साथ लेके चलेंगे ना तो मोटो हमेशा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, वेलफेयर होगा, ठीक है। और डायरेक्टिव प्लानिंग में आप स्पेसिफिक पॉइंट प्लानिंग करते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट प्लानिंग का मतलब होता है कि जहां से मेरी इकोनॉमी को क्या होता है, बेनिफिट होता है। द प्रायोरिटी सेटल्स ओवर द बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, ये होता है डायरेक्टिव प्लानिंग। बोलता है इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट में सरकार नहीं आएगी, सरकार डेवलपमेंट को पब्लिक के हाथ में छोड़ेगी थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द पब्लिक, एंड टू मेक दैट थिंग द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट एनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजाइड्स इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। अगर ऐसा है तो भैया डायरेक्टिव प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सरकार को लगता है कि जनता के पास कैपिटल नहीं है, देन in no any case the government can go with the directive planning. The sarkar is opt to get the comprehensive planning in order to get the country developed या in the process of development, ठीक है। डायरेक्टिव प्लानिंग बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ख्वाब हो सकता है। डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब हो सकता है, जहां पे कैपिटल के मूवमेंट के लिए सरकार को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, क्लियर। लेकिन कंप्रीहेंसिव प्लानिंग कहां होता है, कंप्रीहेंसिव प्लानिंग वहां होती है जहां सरकार को लगता है कि हमें इनपुट करने की जरूरत है। क्या इनपुट करने की जरूरत है, कैपिटल इनपुट करने की जरूरत है, डायरेक्शन से इनपुट करने की जरूरत है। वी हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर के पॉइंट को लोकेट करने की जरूरत है, और तभी तो सरकार क्या बनाने चाह रही है, प्लान, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहां तक, आई। बोलते हैं इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर विथ रिगार्ड टू अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डजंट सफर व्हाइल इंडिविजुअल गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। वही मैंने बोला कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है, ये वेलफेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे डायरेक्टिव प्लानिंग इज परसुएड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, और यहां पे बात करता है कंप्रीहेंसिव प्लानिंग इज परसुएड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो वो हम लोग बात पहले ही कर लिया कि ये सेंस दे रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ये सेंस दे रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी का, या आपका कौन सा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। In case of mixed economies like India, both private and public sectors coexist as agent of growth, ठीक है। बोलता है इंडिया जैसे मिक्स्ड इकोनॉमिक कल्चर में हमारे एजेंट ऑफ ग्रोथ, कि कौन लोग ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और साथ में पार्टिसिपेशन पब्लिक का भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है ग्रोथ के लिए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। नेक्स्ट, while individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains are fostered through direct participation of state under socialism। बोलता है इंडिया के पास में ना कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। इंडिया के पास में ऑप्शन क्यों नहीं बचा हुआ था कि जब इंडिया ने जब डेवलपमेंट स्टेज ब्रिटेन के बाद आया, ब्रिटेन के छोड़ने के बाद जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जब इंडिया ने सेल्फ गवर्नेंस अडॉप्ट किया, तो सेल्फ गवर्नेंस में इंडिया के पास में भाई कैपिटलिज्म पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों ऑप्शन नहीं था? बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन क्या था, बिल्कुल ही वीक था। लोगों के पास पैसा नहीं, आप कंट्री का डेवलपमेंट लोगों के हाथ में छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब सरकार को पैसे के लिए पार्टिसिपेट करना था, तो सरकार ने बोला, और दूसरा एक ये बात था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था वो डाउन ट्रॉडन था। सरकार अगर सोशल गेन्स की बात नहीं करती तो देश अपने आप सरकार के हाथ से क्या हो जाता, निकल जाता, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि भाई कंप्रीहेंसिव प्लानिंग करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट रहेगा, ठीक है, और साथ के साथ में मजबूरी में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, तो कैपिटल जहां से आ सकता था उनको भी रखना इंडिया की मजबूरी थी, बिकॉज गवर्नमेंट भी उतना ज्यादा सेल्फ डेवलप्ड या सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ सस्टेन्ड नहीं थी, ठीक है। तो लास्ट में इंडिया ने क्या चूज किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। और प्लानिंग का कौन सा तरीका चूज किया, डायरेक्टिव प्लानिंग या कंप्रीहेंसिव प्लानिंग, कंप्रीहेंसिव, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत आई। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। बोलता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कौन कौन से आते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है,
ये क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है इसलिए मैंने अभी पिक कर लिया, जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बोलता है कैपिटल ओनर्स का है, ठीक है, कैपिटल ओनर्स का है, इन्वेस्टमेंट ओनर्स का है, मशीन्स पे ओनरशिप किसकी है, पब्लिक की है, और पूरा का पूरा इकोनॉमी ड्रिवन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट से। किस चीज के कंसेप्ट से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। स्टेट इंटरवेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, स्टेट का इंटरवेंशन क्या है, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। फीचर्स, बोलता है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या फीचर होते हैं, तो एक्चुअली ये पॉइंट पिछली बार क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या फीचर्स होते हैं, तो बोलता है देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, एवरी ओनरशिप लाइज इन अ प्राइवेट हैंड। आप बोलेंगे इंडिया में तो ऐसा है, मैंने बोला कि एवरी ओनरशिप प्राइवेट हैंड में नहीं है ना, ठीक है, कुछ ओनरशिप ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, गवर्नमेंट। यहां पे कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट ओन्ड प्रोडक्शन यूनिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होते। मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिविजुअल ओनरशिप होगी एसेट्स की तो इंडिविजुअल हमेशा चाहेंगे कि प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है the role of government is largely confined to the maintenance of law and order and defense of the country। कंट्री का रोल, कंट्री में गवर्नमेंट का रोल क्या है, भैया एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस का कंट्रोल कीजिए, बाकी डेवलपमेंट किसके हाथ में छोड़ दीजिए, बिजनेसमैन के हाथ में छोड़ दीजिए। बिजनेसमैन को यहाँ बोला जाता है दे आर द कंट्रोलर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द क्रेडिट कंट्रोलर्स, दे आर द कैपिटल कंट्रोलर्स, ठीक है। तो सरकार का क्या काम है, सरकार का काम है दे शुड मेंटेन एन एम्बियंस इन विच देयर शुड बी द प्रॉस्पेरिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, ठीक है। मतलब कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास कैपिटल है, उनको एक ऐसा एम्बियंस इंश्योर कीजिए कि वो अपना डेवलपमेंट करें, और उनके डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है किस चीज का डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं। आई मेरिट, बोलते हैं द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। ड्रिवन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिना आउटपुट के हो ही नहीं सकता है। तुम हंस रहे हो, मुझे क्या पता कि क्या हो, ठीक, जब सुकून है तभी से हंस रहे हो, ठीक, ऐसा क्या हो गया। चलो, तो बोलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट अगर किसी इकोनॉमी का है तो वो इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है जीडीपी उसका एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज बिना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट काम करेगा ही नहीं, ठीक है। आगे डिमेरिट, द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ सोसाइटियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ठीक है, इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का प्रॉपर होना, इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं होती है, ठीक है। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स। सामान वही बनाया जाएगा जिससे प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। बोलता है प्रोडक्शन किस चीज के हिसाब से चलेगा, ताकि अमीर लोगों के नीड्स को हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सके। द पुअर पीपल सफर डिप्राइवेशन, देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। बोलता है गरीबों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, गरीबों के हिसाब से कोई काम नहीं किया जाएगा, बिकॉज स्टेट इंटरवेंशन नहीं है। जिसका इंटरवेंशन है, जो प्रोडक्शन को संभाल रहे हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन कभी भी अपने प्रॉफिट के अलावा और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और सोशल जस्टिस ऐसे इकोनॉमिक सेटअप में आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की।
बोलता है ऐसी इकोनॉमी जो पूरे समाज का भार अपने कंधे पर लेकर के चलती है, वैसी इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है हर चीज की, ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिसीजंस, डेवलपमेंट, वेलफेयर, इन सब चीजों की बात होती है। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सेंट्रली सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कितना नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। एंड economic decisions are taken by some central authority of the government with a view to maximize social welfare। और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जितने भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी की सारी कहां से मेंटेन की जाएंगी? गवर्नमेंट से मेंटेन की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट हैज द की फीचर एंड की रोल अंडर द सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है फीचर्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है यहाँ मैक्सिमम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरीज, यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, ये सारी किसके कंट्रोल में होंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। ठीक है, किसी सिंगल ओनरशिप नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल बिजनेसमैन और ओनर्स ऑफ कैपिटल को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के चला जा सके। Means of production are used in a manner such that the social welfare is maximized, बता दिया। There is a direct participation of the government in the process of production। गवर्नमेंट हर चीजों को प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का रोल होगा। गवर्नमेंट प्लान करेगी कि कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाए, कौन सी चीज प्रोड्यूस नहीं की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, डिफेंस सेटअप, इसके अलावा प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट का रोल होगा एंड दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन द पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रादर इट इज ऑन द पॉलिसी ऑफ सोशल मैक्सिमाइजेशन या सोशल जस्टिस। ठीक है, मेरिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर लिया जाता है। ठीक है, वहां पे इक्वलिटी आपको दिखाई देगी। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव कहने का मतलब डाउन ट्रोडन सेक्शन को भी आपने ऐड किया है, उनको भी आपने साथ मिलाया है, और आपका प्राइम फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल जस्टिस है। ठीक है, ताकि सब लोगों को एक तरीके से डेवलपमेंट का मौका मिले। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है व्हाट आर द डिमेरिट्स। द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स स्लो बिकॉज सरकार का मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट कहां चला जाता है? ठीक है, वेलफेयर वेलफेयर एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस दो ही पॉइंट बोलना, मिक्स कर ही पाएंगे। ठीक है, तो बोलता है इंस्टीड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। यहाँ इक्वलिटी और जस्टिस है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी इक्विटी और इक्वलिटी एक ही बात हो गई। ठीक है, इक्विटी एंड जस्टिस है। इक्विटी मतलब सब लोग बराबर हैं, सबको क्या मिलेगा? समाज में न्याय मिलेगा। It is owing to this demerit that the erstwhile socialist economies like Soviet Union and China had to switch over to market economy from the controlled economy। ठीक है, because controlled economic system में जो business capitalists होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रोष की भावना होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा कैपिटल है और उसको आप जनरेशन के लिए डाल रहे हैं, उसको आप वेलफेयर के लिए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं चला जाए, ऐसा नहीं किया जाए। इसीलिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज थे वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूएसएसआर था, जैसे चाइना था, वो धीरे 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 किस तरफ तब्दील हो रहा है? मिक्स की तरफ तब्दील। ठीक है, तो हम लोग मिक्स इकोनॉमी कल पढ़ेंगे, उसके बाद आगे और सिस्टमेटिक जो इसका प्लानिंग का मतलब है वो चलेगा। ठीक है, क्लास आप रिकॉर्ड में हो रही थी, उसको क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट हम लोग 5-7 मिनट के ब्रेक के बाद